हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल किताबों का संसार में स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक को आरंभ कर रहे हैं उसका नाम है क्यों से करें शुरुआत। यह साइमन सिनेक द्वारा लिखी गई है। इसका इंग्लिश रूपांतरण स्टार्ट विद वाई है। लेखक अपनी इस पुस्तक में आपको किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। परिचय, क्यों से करें शुरुआत। यह पुस्तक कुछ ऐसे स्वाभाविक रूप से दिखाई देने वाले प्रारूपों, सोचने, काम करने और संवाद करने के तरीकों के बारे में है जो कुछ लीडर्स को अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने की योग्यता प्रदान करते हैं। यह संभव है कि जन्मजात लीडर्स लोगों को प्रेरित करने की योग्यता के साथ ही इस संसार में जन्मते हों, मगर यह क्षमता उन तक ही सीमित नहीं होती। हम सभी इस पैटर्न को सीख सकते हैं। कोई लीडर या संस्था थोड़े से अनुशासन के साथ अपनी संस्था के अंदर या बाहर दोनों तरफ अन्य लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें उनके विचार और उनकी दृष्टि को उन्नत करने में मदद कर सकते हैं। हम सभी नेतृत्व करना सीख सकते हैं। इस पुस्तक का लक्ष्य केवल उन चीज़ों को ठीक करना नहीं है जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, वरन मैंने इस पुस्तक को उन चीज़ों की क्षमता और पहुंच बढ़ाने के लिए लिखा है जो काम करती हैं। मैं दूसरों के द्वारा खोजे गए समाधानों को गलत ठहराने की बात नहीं कर रहा हूं। हमें अपने प्रश्नों के जो भी उत्तर मिलते हैं उनमें से जो ठोस प्रमाणों पर आधारित होते हैं वे अक्सर सही हुआ करते हैं। फिर भी यदि हम कारण समझे बगैर गलत सवाल से शुरू करते हैं तो हमें सही उत्तर भी अंततः गलत दिशा में ही ले जाएंगे। जो सच है वह आखिरकार सामने आने लगता है। जब तक हम जिन व्यक्तियों और संस्थाओं की कहानियों पर विश्वास करते आए हैं वे स्वाभाविक तौर पर इस प्रारूप को अपनाती हैं। ये उनमें से हैं जो अपनी शुरुआत ही क्यों से किया करते हैं। लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी था। लोग बेहद रुचि भी ले रहे थे। विशेषज्ञ योगदान करने के लिए उत्सुक थे। धन भी उपलब्ध था। सफलता के लिए हर आवश्यक साधन से लैस सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली 19वीं शताब्दी में विमान उड़ाने वाले पहले व्यक्ति बनने की तैयारी में थे। वे स्मिथसोनियन संस्थान में अति प्रतिष्ठित अधिकारी थे। गणित के प्रोफेसर थे जिन्होंने हार्वर्ड में भी काम किया था। उनके मित्रों में से कुछ सरकारी सेवाओं और व्यापार में उच्च पदों पर थे, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे नाम शामिल थे। लैंगली को युद्ध विभाग से उनकी परियोजना के लिए $50,000 का अनुदान मिला था, जो उस समय के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने उस समय के सर्वश्रेष्ठ मेधावी लोगों को इकट्ठा किया, अपनी मनोवांछित विश्वसनीय और अनुभवी टीम बनाई। लैंगली और उनकी टीम ने सबसे बढ़िया सामग्री का इस्तेमाल किया और प्रेस हर जगह उनका पीछा करती। देश भर के लोग उनकी गतिविधियों में दिलचस्पी ले रहे थे और सारे लोग इस खबर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनकी टीम ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ली ने जो टीम गठित की थी और उनके पास उपलब्ध संसाधनों से उनकी सफलता तय थी। क्या सचमुच ऐसा हुआ? उनसे कुछ 100 मील की दूरी पर विल्बर और ऑरवेल राइट बंधु अपनी उड़ने वाली मशीन पर काम कर रहे थे। उड़ने को लेकर उनका जुनून इतना अधिक था कि उससे ओहियो स्थित उनके शहर डेटन के एक उत्साही और प्रतिबद्ध समूह को प्रेरणा मिली। उनके इस प्रयास के लिए कोई फंड भी नहीं था, ना कोई सरकारी अनुदान था, ना ही उच्च स्तरीय संबंध थे, ना ही विल्बर और ओरिवल और ना ही उनकी टीम के किसी व्यक्ति ने उच्च डिग्री या कॉलेज में शिक्षा पाई थी। मगर यह टीम
साधारण सी साइकिल दुकान में मिली और अपना लक्ष्य साकार करने में जुट गई। 17 दिसंबर 1903 को इतिहास में पहली बार कुछ लोगों के एक समूह ने एक व्यक्ति को हवा में उड़ते हुए देखा। ऐसा क्या हुआ कि राइट बंधु सफल हो गए, जबकि बेहतर संसाधनों, अच्छे खासे फंड और बढ़िया शिक्षित लोगों से लैस टीम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। यह किस्मत की बात नहीं थी। राइट बंधु और ली दोनों ही अत्यधिक समर्पित थे। दोनों के पास दृढ़ कार्यनीति थी, दोनों के पास वैज्ञानिक सोच वाला दिमाग था। वे एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, मगर जहां राइट बंधु अपने आसपास के लोगों को अभिप्रेरित करने में समर्थ हुए और सही मायनों में अपनी टीम को का नेतृत्व एक ऐसी तकनीक को ढूंढने के लिए कर सके जिससे पूरी दुनिया बदल सके। राइट बंधुओं ने अपने काम की शुरुआत क्यों से की? 1965 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के विद्यार्थी अमेरिका के वियतनाम युद्ध में शामिल होने को लेकर अपने ड्राफ्ट कार्ड फाड़कर सार्वजनिक रूप से विरोध वालों में सबसे आगे थे। उस समय उत्तरी कैलिफोर्निया सरकार विरोधी और प्रतिष्ठान विरोधी भावनाओं का गढ़ बन गया था। बर्कले और ऑकलैंड में हुए दंगों और प्रदर्शन की तस्वीरें दुनिया भर में फैल रही थीं। ये समूचे अमेरिका और यूरोप में ऐसे प्रदर्शनों के लिए ईंधन का काम कर रही थी। मगर 1976 में यानी अमेरिका की सेना के वियतनाम युद्ध से हटने के करीब 3 साल बाद एक नई क्रांति की लो जल गई। इनका लक्ष्य था सारी दुनिया पर एक प्रभाव बनाना, बहुत बड़ा प्रभाव बनाना और दुनिया किस तरह से काम करे इस पूरी धारणा को चुनौती देना। मगर इन युवा क्रांतिकारियों ने सत्ताधारियों के खिलाफ ना तो पत्थर फेंके, ना ही हाथों में हथियार उठाए। इसके स्थान पर उन्होंने सत्ता को उसके ही खेल में पराजित करने का निश्चय किया। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक स्टीव वॉजनिक और स्टीव जॉब्स के लिए युद्ध भूमि थी। व्यापार और पसंदीदा हथियार थे पर्सनल कंप्यूटर। निजी कंप्यूटर की क्रांति की शुरुआत तब हुई जब वोजनियक ने एप्पल I बनाया। पहले तकनीक को लोगों के ध्यान आकर्षण का एक तरीका मात्र मानते हुए व्यापार का एक साधन मात्र माना जाता था। कंप्यूटर आम आदमी के लिए अत्यंत जटिल और महंगा उपकरण था, मगर वोजनियक ने धन प्राप्ति को प्रमुखता नहीं देते हुए तकनीक का प्रयोग एक महान उद्देश्य के लिए करने का निश्चय किया। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर के सामान्य आदमी के लिए कॉरपोरेशन से मुकाबला करने के एक साधन के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि यदि वे कोई ऐसा तरीका निकाल लें जिससे कंप्यूटर आम आदमी के हाथों में आ सके, तो इससे कंप्यूटर हर व्यक्ति को वह योग्यता प्रदान करेगा जिसके द्वारा वह किसी बड़ी और संसाधन युक्त कंपनी के समान कई सारे काम कर पाएगा। पर्सनल कंप्यूटर प्रतिस्पर्धा में बराबरी पर ला सकते हैं और दुनिया के परिचालन को बदल सकते हैं। वोज ने एप्पल I बनाया और एप्पल II के साथ इसकी तकनीक को इतना उन्नत, किफ़ायती और सरल कर दिया कि उसका सहजता से उपयोग किया जा सके। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि कोई महान विचार या महान उत्पाद कितनी बढ़िया दृष्टि या सूझबूझ से निर्मित है, यदि इसे कोई खरीदने वाला ही नहीं हो। वोजनिक के बेहतरीन मित्र 21 वर्षीय स्टीव जॉब्स जानते थे कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। जॉब्स को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेचने का अनुभव था, मगर इस क्षेत्र में उन्होंने सेल्समैन से बहुत आगे बढ़कर काम किया। वे दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते थे और इसके लिए वे एक कंपनी खड़ी करना चाहते थे। एप्पल वह साधन था जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी क्रांति शुरू करने के लिए किया। व्यापार के पहले साल में केवल एक उत्पाद के साथ काम करते हुए एप्पल ने $1 मिलियन का कारोबार किया। दूसरे साल में उनकी बिक्री का आंकड़ा $10 मिलियन हुआ और चौथे साल में उन्होंने $100 मिलियन के कंप्यूटर बेचे। केवल 6 सालों में एप्पल कंप्यूटर 3000 कर्मचारियों से भी अधिक संख्या के साथ दुनिया की अरबपति कंपनी बन गई। जॉब्स और वोज पर्सनल कंप्यूटर क्रांति में हिस्सा लेने वाले अकेले व्यक्ति नहीं थे।
इस व्यापार में वे अकेले ही होशियार नहीं थे, बल्कि वे तो व्यापार के बारे में अधिक जानते तक नहीं थे। एप्पल को सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बनाने में उनकी योग्यता का हाथ नहीं था। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में अलग तरीके से सोचने का भी इसमें हाथ नहीं था। एप्पल महान कंपनी इसलिए बनी क्योंकि वे इस प्रारूप को लगातार दोहराते रहने में सफल रहे। अपने बाकी प्रतिस्पर्धियों से हटकर एप्पल ने कंप्यूटर उद्योग, लघु इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संगीत उद्योग, मोबाइल फोन उद्योग और विशाल मनोरंजन उद्योग में व्याप्त पारंपरिक सोच को चुनौती दी, और इसका कारण सरल सा था। एप्पल प्रेरणा देता है, एप्पल क्यों के साथ शुरुआत करता है। वह सर्व कौशल संपन्न नहीं था, उसकी अपनी जटिलताएं थीं। अमेरिका में नागरिक अधिकार रहित स्थिति को झेलने वाला वह अकेला व्यक्ति नहीं था, और भी कई प्रभावशाली वक्ता थे, मगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एक वरदान प्राप्त था। वे जानते थे कि लोगों को किस तरह से प्रेरित किया जाए। डॉक्टर किंग को मालूम था कि यदि नागरिक अधिकारों के संघर्ष को सफल बनाना है, यदि सचमुच ऐसे बदलाव लाने हैं जो स्थायी हों, वास्तविक हों, तो इसके लिए केवल स्वयं और निकट सहयोगियों से बढ़कर कुछ और करना होगा। इसके लिए केवल बड़े बड़े जुमले उछालना या प्रभावकारी भाषण देना पर्याप्त नहीं होगा, वरन इसके लिए हजारों आम लोगों को देश के हालात को बदल डालने के एक लक्ष्य के लिए संगठित करना होगा। 28 अगस्त 1963 की सुबह 11 बजे उन्होंने वॉशिंगटन को एक संदेश भेजने का निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि अमेरिका नए बदलाव करे। नागरिक अधिकार आंदोलन के आयोजनकर्ताओं ने ना तो हजारों निमंत्रण भेजे, ना इन तारीखों पर प्रदर्शन हेतु किसी वेबसाइट का सहारा लिया, मगर लोग आते गए, लगातार आते रहे, और सभी ने कहा, देश की राजधानी में आकर इकट्ठे होने वाले लाखों लोगों ने कहा कि वे इतिहास के इस क्षण की गवाही देने और उस व्यक्ति के मुंह की बात सुनने आए हैं जो अमेरिका को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता रखता है, जो कहता है, मेरे पास एक स्वप्न है, देश भर से अलग रंग, जाति, नस्ल के लोगों के एक दिन एक स्थान पर लेकर आने की योग्यता के लिए कुछ तो खास आवश्यक होता है। हालांकि बाकी लोग भी जानते थे कि अमेरिका में क्या बदला जाना है, जिससे प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा हो सके, मगर केवल मार्टिन लूथर किंग ही देश को बदलाव की प्रेरणा दे सके, और वह भी केवल कुछ अल्पसंख्यक लोगों का भला करने के लिए नहीं, वरन हर नागरिक के हित के लिए। मार्टिन लूथर किंग ने अपनी शुरुआत क्यों से की? हर स्थान पर कुछ लीडर्स होते हैं और कुछ ऐसे लोग जो नेतृत्व करते हैं। अमेरिका के कुल बाजार में केवल 6% को दुनिया के बाजार में 3% का हिस्सा रखने वाली कंपनी, भले ही दुनिया कोई शीर्ष पर्सनल कंप्यूटर उत्पादक कंपनी नहीं हो, मगर यह कंपनी कंप्यूटर उद्योग और अब अन्य उद्योगों का भी नेतृत्व करती है। मार्टिन लूथर किंग का अनुभव अनोखा नहीं था, मगर उन्होंने एक देश को बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। राइट बंधु भी पहली मानव युक्त शक्तिशाली उड़ान की होड़ के सबसे श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धी नहीं थे, मगर उन्होंने हमारे लिए हवाई यात्रा के एक नए युग की शुरुआत का नेतृत्व किया, और ऐसा करने में उस दुनिया को पूरी तरह बदल डाला जिसमें हम रहते हैं। उनके लक्ष्य अन्य व्यक्तियों से भिन्न नहीं थे, कोई भी उनके तरीकों को आसानी से अमल में ला सकता था। फिर भी राइट बंधु एप्पल और मार्टिन लूथर किंग अपने समकक्षों से अलग हट कर दिखते थे। वे तय मानदंडों से अलग खड़े हुए और उनके प्रभाव को आसानी से दोहराया नहीं जा सकता। वे लीडर्स में एक चुने हुए समूह के सदस्य हैं जिनका हर काम बहुत ही खास हुआ करता है। वे हमें प्रेरणा देते हैं। हर व्यक्ति और हर संस्था को किसी न किसी कारण से लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ लोग खरीदारी के निर्णयों को प्रभावित करना चाहते हैं, कुछ अपने लिए समर्थन या वोट चाहते हैं, कुछ लोग अपने आसपास के लोगों को अधिक मेहनत करने या होशियारी से
काम करने या सहज नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। लोगों को प्रभावित करने की योग्यता का होना कठिन बात नहीं है। सामान्यतः इसके साथ कुछ बाहरी कारक जैसे आकर्षक लाभ या सजा का डर आदि भी जुड़े हुए होते हैं, जो अक्सर हमारे इच्छित व्यवहार को पाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए जनरल मोटर्स ने अपने ग्राहकों को प्रेरित करके अपनी कारों की बिक्री की वह संख्या दर्ज कराई जो पिछले 70 सालों में और किसी कार निर्माता कंपनी में ने नहीं कराई थी। भले ही वे अपने उद्योग में अग्रणी थे, मगर वे वास्तव में नेतृत्व नहीं कर रहे थे। इसके उलट महान लीडर्स लोगों को इच्छित काम करने के लिए प्रेरित करने में सफल रहते हैं। ये लोगों में जिम्मेदारी का अधिकार का एहसास जगाते हैं, जिसके कारण इनकी अभिप्रेरणा को किसी बाहरी लाभ या सजा के डर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे लोग अपने पीछे अनुयायियों के रूप में लोगों की अच्छी खासी संख्या को खड़ा कर लेते हैं, जो वास्तव में डर या लालच से इनके साथ नहीं आते, वरन अपनी अभिप्रेरणा के कारण आते हैं। ये अभिप्रेरित लोग हर तरह की असुविधा को सहन करने या कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं। जो लोग अन्य व्यक्तियों को प्रभाव में लेने की योग्यता रखते हैं, वे अनुयायी, मतदाता, ग्राहक, कार्यकर्ता आदि के समूहों को तैयार करते हैं, जो कि लक्ष्य के लिए इसलिए काम नहीं करते कि वे इसके लिए बाध्य हैं, वरन इसलिए करते हैं कि वे ऐसा करना चाहते हैं। लोगों को प्रभावित करने की प्राकृतिक क्षमता रखने वाली संस्थाएं और लीडर्स भले ही संख्या में कम हो, मगर वे हमारे पास हर रूप और आकारों में सामने आते हैं। ये निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में मिल सकते हैं। ये ग्राहकों को बिक्री करने या अन्य तरह के उद्योगों में हो सकते हैं। वे जहाँ भी हों, अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। उनके पास सबसे विश्वास पात्र ग्राहक और कर्मचारी होते हैं। उन्हें अपने उद्योग में तुलनात्मक रूप से अधिक लाभदायक माना जाता है। ये अधिक नवाचारी होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे इन सब बातों को लंबे समय तक टिकाए रखने की योग्यता रखते हैं। कुछ लोग उद्योग की दुनिया में बदलाव लाते हैं, तो कुछ लोग पूरी दुनिया को ही बदल देते हैं। राइट बंधु, एप्पल और डॉक्टर किंग इसके महज 3 उदाहरण हैं। हार्ले डेविडसन, डिज्नी और साउथवेस्ट एयरलाइंस 3 और उदाहरण हैं। जॉन एफ कैनेडी और रोनाल्ड रीगन भी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। उनके लक्ष्य क्या थे, यह अलग बात हो सकती है, मगर इन सभी में कुछ बातें समान थीं। प्रत्येक प्रेरणा देने वाला लीडर या कंपनी आकार या उद्योग पर विचार किए बगैर सोच काम करने के तरीके और संवाद के लिहाज से बिल्कुल समान थी, और वह अन्य लोगों से बिल्कुल अलग था। क्या होगा यदि हम सभी इन प्रभावित करने वाले लोगों के समान सोचना, काम करना और संवाद करना सीख जाएं? मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता हूं जिसमें ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में होगी, ना कि उंगलियों पर गिनी जाने लायक। अध्ययन दिखाते हैं कि अमेरिका के 80% लोगों की नौकरी उनके सपनों की नौकरी नहीं है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह जानेंगे कि ऐसी संस्थाएं कैसे बनाई जाएं जो अधिकाधिक लोगों को प्रेरित कर सकें, तो हम ऐसी दुनिया में रह सकेंगे जहां 80% लोग अपनी नौकरी को पसंद करते दिखेंगे। लोग जब काम करना पसंद करेंगे तो उनकी उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ेगी। वे खुश होकर घर जाएंगे और उनके परिवार भी खुश रहेंगे। ऐसे लोग अपने सहकर्मियों और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करेंगे। प्रेरित कर्मचारी सशक्त कंपनियों और सशक्त अर्थव्यवस्था को जन्म देंगे। यही कारण है कि मैंने यह पुस्तक लिखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य लोग
वह सब करने के लिए प्रेरित होंगे जिससे आगे जाकर वे साथ मिलकर एक कंपनी, अर्थव्यवस्था और इसके बाद ऐसी दुनिया का निर्माण करेंगे जिसकी बुनियाद विश्वास और ईमानदारी पर टिकी हुई हो। ये बातें अपवाद स्वरूप नहीं हो। यह पुस्तक आपको यह बताने के लिए नहीं लिखी गई है कि क्या करना है और कैसे करना है। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको कार्य योजना बताना नहीं है। इसका लक्ष्य आपको काम करने का कारण बताना है। जो लोग नए विचारों के लिए दिलो दिमाग को खुला रखते हैं, जो स्थायी सफलता पाना चाहते हैं और जो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि आपकी सफलता में दूसरों का भी योगदान होता है, उन्हें मैं चुनौती देता हूं। आज से आप क्यों से शुरुआत करें। भाग 1, ऐसी दुनिया जो क्यों से शुरू नहीं होती। अध्याय 1। मान लीजिए कि आप जानते हैं, जनवरी की एक ठंडी रात को 43 साल के एक व्यक्ति ने अपने देश के मुख्य कार्यकारी की शपथ ली। उनकी एक ओर खड़े थे उनके पूर्ववर्ती, जो एक प्रसिद्ध जनरल रहे थे और 15 साल पहले उन्होंने उस युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था। इसमें जर्मनी पराजित हुआ था। यह युवा लीडर रोमन कैथोलिक विचारों के माहौल में बड़ा हुआ था। उसने अगले 5 घंटे अपने सम्मान में की जा रही परेडों के अवलोकन में बिताए और इस उत्सव में वह सुबह 3 बजे तक लगा रहा। आप जानते हैं ना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, यह 30 जनवरी 1933 का दिन था और मैं एडोल्फ हिटलर के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि जॉन एफ कैनेडी के बारे में। मैं, जैसा कि आप में से अधिकाधिक लोग अनुमान लगा रहे होंगे। यहाँ मुद्दा यह है कि हम सभी धारणाएं बनाते हैं। हम अपने पास उपलब्ध अपूर्ण या कई बार गलत सूचनाओं के आधार पर अपने आसपास की दुनिया के बारे में धारणाएं गढ़ते रहते हैं। इस मामले में मैंने आपको अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई थी। जब तक मैंने अपने विवरण में छोटी सी तारीख नहीं जोड़ी थी। आप में से बहुत से लोग यह तय कर चुके होंगे कि मैं कैनेडी के बारे में ही बात कर रहा हूं। यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा व्यवहार हमारी धारणाओं से या हमारे द्वारा मान लिए गए सत्य से प्रभावित होता है। हमें यह मालूम है, ऐसा सोचकर हम अपने निर्णय इसी आधार पर लेते हैं। यह बहुत पुरानी बात नहीं है। जब अधिकतर लोगों का विश्वास था कि धरती चपटी है, उनके द्वारा धारण किए गए इस सत्य ने उनके निर्णयों को प्रभावित किया। इस कालावधि में खोज की गुंजाइश बहुत कम थी। लोगों के मन में यह डर रहता था कि यदि वे यात्रा करते हुए बहुत दूर तक गए तो धरती के किनारे से नीचे गिर जाएंगे। अतः अधिकतर हिस्सों में वे जाते ही नहीं थे। यह तब तक बना रहा जब तक यह छोटी सी खोज नहीं हुई कि धरती गोल है। इस बात का पता चलते ही लोगों के व्यवहार में बड़े पैमाने पर बदलाव आया। इस खोज के बाद समुदाय ने पूरे ग्रह पर घूमना शुरू किया। व्यापार के मार्ग स्थापित किए गए। मसालों का आयात निर्यात शुरू हुआ। गणितीय सिद्धांतों जैसे नए विचार समुदायों के बीच में साझा किए जाने लगे, जिसके चलते हर तरह के नवविचार और उन्नति के रास्ते खुले। एक छोटी सी भ्रामक धारणा में सुधार ने मानव नस्ल को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। अब सोचें कि संस्थाएं किस तरह से जन्म लेती हैं और उनमें निर्णय किस तरह लिए जाते हैं। क्या हम सचमुच यह जानते हैं कि क्यों कुछ संस्थाएं सफल होती हैं और कुछ असफल, या हम इसके बारे में केवल अनुमान ही लगाते रहते हैं? स्टॉक की लक्षित कीमतों को हासिल करना, धन कमाना, लाभ अर्जित करना, बड़ी उन्नति या पदोन्नति हासिल करना, अपनी कंपनी की शुरुआत करना, किसी गरीब के लिए भोजन की व्यवस्था करना, सरकारी नौकरी पाना, इनमें से आपकी सफलता की परिभाषा जो भी हो,
उससे खास फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लक्ष्यों की ओर किस तरह से बढ़ेंगे, यह प्रक्रिया लगभग समान होगी। हम में से कुछ केवल उड़ान भरने लगते हैं, मगर अधिकांश लोग कुछ डेटा इकट्ठा करते हुए, जैसे जनमत जानना, बाजार का अध्ययन करना आदि के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं ताकि शैक्षिक तरीके से निर्णय लिए जाएं। कई बार यह अनौपचारिक होता है, जैसे मित्रों से, सहकर्मियों से या अपने निजी अनुभवों को खंगालने से। लक्ष्य या प्रक्रिया कोई भी हो, हम सभी बुद्धिमान भरा और सही निर्णय लेना चाहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे द्वारा लिया गया हर एक निर्णय सही निर्णय नहीं हो सकता, भले ही उसके लिए हमने कितने ही आंकड़े इकट्ठे किए हों। कभी कभी उन गलत निर्णयों का प्रभाव हल्का होता है और कभी कभी यह बहुत ही भयावह हो सकता है। परिणाम जो भी हो, हम दुनिया के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो संभव है कि पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकते। ठीक उसी तरह जैसे आप में से कई लोग तय कर चुके थे कि मैं इस अध्याय के प्रारंभ में जॉन एफ कैनेडी के बारे में ही कह रहा हूं। आप अपने निर्णय के बारे में आश्वस्त थे। आप शायद इस पर शर्त भी लगा सकते थे। यह ऐसे व्यवहार का उदाहरण है जो किसी धारणा पर आधारित है। यह धारणा तब तक आपके मन में पुख्ता थी जब तक कि मैंने तारीख की छोटी सी जानकारी नहीं दी थी। केवल खराब निर्णय ही गलत धारणाओं के आधार पर नहीं लिए जाते। कभी कभी जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमें लगता है कि हमें इसके पीछे का क्यों पता है, पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? जो परिणाम आपको एक बार मिलता है, जरूरी नहीं कि उसे आप बार बार दोहरा पाएं। मेरा एक मित्र है जो अपने धन का निवेश कुछ मदों में किया करता है। दोस्तों, मदों का मतलब स्टॉक से है। जब भी वह सफलता प्राप्त करता है तो उसके मुताबिक इसके पीछे उसका दिमाग और सही स्टॉक पर धन लगाने का निर्णय काम करता है, मगर जब इसी से उसे हानि होती है तो वह इसके लिए हमेशा बाजार को दोषी ठहराता है। मुझे उसके किसी भी तर्क से दिक्कत नहीं है, मगर उसकी सफलता और असफलता या तो उसकी समझदारी, विवेक और दृष्टिहीनता का नतीजा हो सकती है या फिर यह पूरी तरह से अच्छे या बुरे भाग्य पर आधारित हो सकती है, मगर दोनों ही तर्क सही नहीं हो सकते। तो फिर हम यह कैसे तय करेंगे कि हमारे सारे निर्णय इसलिए हमें बढ़िया परिणाम देंगे क्योंकि वे पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हैं? तर्क बताते हैं कि अधिकाधिक डेटा और सूचनाएं इसकी कुंजी हैं, और हम ऐसा ही करते हैं। हम पुस्तकें पढ़ते हैं, सभाओं में उपस्थिति दर्ज कराते हैं, पॉडकास्ट को सुनते हैं और अपने मित्रों सहकर्मियों से बातचीत करते हैं, और इन सब का उद्देश्य उस काम के बारे में अधिकाधिक जानकारी हासिल करना होता है जिससे हम यह पता कर सकें कि इसे कैसे आगे ले जाना है। यहाँ दिक्कत यह होती है कि हमारे पास सारा डेटा, सारी सूचनाएं उपलब्ध होने के बाद भी सभी चीज़ें एकदम सही तरीके से आगे नहीं बढ़ती हैं या बढ़ती भी हैं तो उनका प्रभाव थोड़े समय के लिए ही रहता है। आप में से जिन लोगों ने शुरुआत में एडोल्फ हिटलर के नाम का अनुमान लगा लिया था, उनके लिए मेरे द्वारा दिया गया विवरण हिटलर और कैनेडी दोनों के ही लिए सही हो सकता था और दोनों में से कोई भी हो सकता था। अतः हमें अनुमान लगाते समय, धारणाएं बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। कई बार सही सूचनाएं भी हमें गुमराह कर सकती हैं। अपने सहज ज्ञान के आधार पर हम इसे समझते हैं। यदि हर आंकड़े और सूचना के बावजूद लक्षित परिणाम नहीं मिलते तो इसका अर्थ है हमने कोई ना कोई सूक्ष्म मगर आवश्यक सूचना छोड़ दी है। ऐसे में हम अपने सभी स्रोतों को पुनः टटोलते हैं, कुछ नए स्रोत भी तलाश करते हैं और फिर आगे क्या करना है इसे तय करते हैं। पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। केवल ढेर सारी सूचनाएं होने से काम नहीं चलता। विशेषता
तब जब गलत धारणाएं संपूर्ण काम को प्रभावित करती हों। इसके अलावा हमारे तार्किक, विश्लेषणात्मक और सूचनाओं के लिए व्याकुल दिमाग से परे कुछ और भी घटक होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा भी समय आता है जब हमारे पास कोई भी डेटा नहीं होता, कोई भी सूचना नहीं होती, या हम सायास इन सूचनाओं को नज़रअंदाज करने का और अपने मन की आवाज़ पर भरोसा रखने का संकल्प चुनते हैं, और इसके परिणाम कई बार हमारी अपेक्षाओं से भी बेहतर आते हैं। हमारे व अंतर्मन की आवाज़ और तार्किक आधार पर किए जा रहे निर्णयों के बीच की आवाजाही यह बताती है कि हम अपनी व्यावसायिक ज़िंदगी और निजी ज़िंदगी किस तरह से जीते हैं। हम सामने आ रहे हर एक विकल्प को हर दिशा में काटने और खेलने का प्रयास करते हैं, मगर अंत में हर एक सही सलाह और बाध्यकारी प्रमाणों के बाद हम वही आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की होती है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाए जिससे सतत दोहराया जा सकने वाला परिणाम प्राप्त किया जा सके। हम ऐसा क्या करें कि हमारे सारे अनुमान 100% सही बैठें। अमेरिका के एक कार कंपनी समूह निदेशक की अनोखी कहानी है जो जापान की कारों की प्रदर्शनी देखने गए। कारों की हर एक पंक्ति के दरवाजे अमेरिका के समान ही कब्जों में लगाए गए थे, मगर कुछ था जो गायब था। अमेरिका में एक छोटा कर्मचारी कब्जा ठीक तरह से बैठा है या नहीं, इसे जांचने के लिए वह रबर के हथौड़े से उसे ठोक कर देखता था, मगर जापान में इस तरह का कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा था। अमेरिका से गए व्यक्ति ने पूछा कि वे कब यह तय करते हैं कि दरवाज़ा ठीक तरह से फिट हुआ है या नहीं। उनके जापानी गाइड ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह फिट बैठे। जापान के ऑटो प्लांट्स में वे समस्या का निरीक्षण और उसका सबसे अच्छा समाधान निकालने के लिए आंकड़े इकट्ठे नहीं करते हैं। वे अपने इच्छित प्रतिफल के लिए प्रारंभ से ही तैयारी कर लेते हैं। यदि उन्हें इच्छित प्रतिफल प्राप्त नहीं होते तो वे समझ जाते हैं कि यह गलती प्रक्रिया की शुरुआत में लिए गए गलत निर्णय के चलते हुई है। दिन के अंत में अमेरिका और जापान की कारों के दरवाजे फिट हुए, मगर जापानियों को किसी अन्य व्यक्ति को कार के दरवाजे ठीक से लगे हैं या नहीं इसकी जांच करने के लिए एक और व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करनी पड़ी, जो कि रबर के हथौड़े से दरवाजों को ठोके, और ना ही उन्हें ऐसा हथौड़ा खरीदने की दरकार हुई। इससे बढ़कर यह कि जापान निर्मित दरवाजे अधिक टिकाऊ और दुर्घटना के समय संरचनात्मक रूप से अधिक उपयोगी बनाए गए थे, और कोई वजह नहीं कि वे शुरुआत से ही सर्वश्रेष्ठ काम हो पाए, यह सुनिश्चित करते हैं। अमेरिका के कार बनाने वाले रबर के हथौड़े के साथ जो भी करते हैं उसे संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व के किसी रूपक की तरह देखा जाए। जब वांछित परिणाम नहीं आता तब ये लोग लगातार लघु अवधि की रणनीतियां बनाते रहते हैं और इन्हें इच्छित परिणाम प्राप्त करने तक बार बार लागू करके देखते रहते हैं। मगर क्या ये समाधान वास्तव में संरचनात्मक रूप से सशक्त है? कई संस्थाएं भौतिक लक्ष्यों और उन्हें हासिल करने के लिए बनाए गए रबर के हथौड़ों की दुनिया में काम कर रही है। इनमें से कुछ वे हैं जिन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ वे हैं जिन्हें काम संसाधनों और कम लोगों में भी बहुत कुछ मिल जाता है। कुछ वे हैं
जिनके पास कर्मचारी और साधन दोनों ही बहुलता में हैं और वे अपने वास्तविक उद्देश्य के अनुसार लोगों और संसाधनों का चयन करते हैं, परिणाम एक जैसे दिखाई भी देते हों, तब भी महान लीडर्स उन सब बातों का महत्व समझते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। हर एक निर्देश जो हम देते हैं, हर काम जिसे करने का हम तय करते हैं, एक ही बात के साथ शुरू होता है, निर्णय के साथ। ऐसे लोग भी हैं जो दरवाजे को बाद में फिट करने की बात करते हैं, और वे भी हैं जो इसे पहले से ही अपने निर्णय में शामिल करने की योजना बनाते हैं। भले ही दोनों ही काम लघुकालिक परिणाम दे सकते हैं, मगर दीर्घकालिक परिणाम किसी एक के लिए ही संभव है। यह वही कर सकता है जिसने दरवाज़ों को डिज़ाइन के माफिक फिट करने की ज़रूरत समझ ली है, ना कि भूल चूक से। धन्यवाद।